नमस्कार दोस्तों। साइंस क्लासेस में मैं मोनू खवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी कि हम प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं हमारे, उन सभी के यूनिट वाइज क्वेश्चन हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी इसी के अंदर एक वीडियो हो चुकी है, आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिख भी जाएगा कहीं ना कहीं, और नीचे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ऊपर भी वीडियो का लिंक आएगा दोस्तों। यदि आपने नहीं की तो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसी तरीके से दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट के लिए, जो है हमारी पब्लिक एड की। पब्लिक एड के लिए आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों। बस आपको बड़ी शिद्दत से चीज़ों को देखना है किस तरीके से होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, पढ़िएगा। और ये क्वेश्चन तो अब 2024 में जो हमारा एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी दोस्तों ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? मिन्नोब्रुक सम्मेलन, जो मिन्नोब्रुक सम्मेलन है, मिन्नोब्रुक, ये कब हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों 1968 में। दोस्तों आज हम कर रहे हैं पब्लिक एड, ये ध्यान रखना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम आज, ठीक है। तो कब हुई थी? 1968 में। किस चीज़ के लिए मीटिंग हुई थी दोस्तों? तो ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। ये हुई थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम किस तरीके से डेवलपमेंट करें, इसके अंदर क्या चीज़ें नई ऐड करें, जो पहले चीज़ें नहीं थी उनको ठीक करने के लिए ऐसा किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे चीज़ें आपको बड़े ध्यान से देखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है दोस्तों। पहली तो है इसके अंदर हनी रिपोर्ट 1967। दूसरा है फिलाडेल्फिया सम्मेलन, कब हुआ है दोस्तों? 1967। दोस्तों ये अरेंज करने बहुत बार आते हैं, आप देखोगे तो 2018, 19 सब के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, 20, और आप देखोगे तो अब ये 24 में भी आया हुआ है। क्या पूछ लिया आपसे? मिन्नोब्रुक बताइए कब हुई है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो ये हो रही है, ये चीज़ें हैं, ये सारी की सारी किस चीज़ के लिए हो रही है? तो आप कहोगे सर ये हो रही है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। अब ये है क्या मामला, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अमेरिका के अंदर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको ऐसा लिखा मिलेगा ASPA। ये भी क्वेश्चन इस बार दिया गया था आपको, कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन सोसाइटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है, उन लोगों ने क्या किया, जितनी भी यूनिवर्सिटी थी उन सभी के अंदर लेटर भेजा और पूछा गया कि क्या हम न्यू पब्लिक एड के अंदर हम क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसकी जो रिपोर्ट आई थी दोस्तों, तो उस रिपोर्ट में जो सबसे बेस्ट रिपोर्ट थी वो किसकी थी? प्रोफेसर हनी की। और इसीलिए दोस्तों उसी के नाम पे क्या कहा गया, इसको हनी रिपोर्ट कहा गया। क्लियर है दोस्तों? कब आई थी? 1967 में। और कहाँ से? तो दोस्तों आपकी सिराक्यूज यूनिवर्सिटी है, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आज मिन्नोब्रुक होती है, उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनकी रिपोर्ट को माना गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको हनी रिपोर्ट कब आई? 1967। उसी को देखते हुए क्या हुई थी दूसरी? फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, कब हुई? 1967 में। अब ये चीज़ तो इन्होंने बेस तो तैयार कर लिया, बोला हाँ हमें नई पब्लिक एड की बात करनी है, लेकिन अब इसमें भी डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल पड़ेगी। तो इसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपकी क्या स्टार्ट की गई थी? मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस। बात दिमाग में सेट हुई थोड़ी सी। अब दोस्तों जो आपकी पहली मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई है, कब हुई थी? 1968 के अंदर। तो सबसे पहली बार जो हुई थी 1968। इस बार आपको सिर्फ ये पूछी गई थी कब हुई है। दोस्तों ये पूछ सकता है ये कहाँ होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सिराक्यूज यूनिवर्सिटी के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर ये मीटिंग होती है। दूसरी मीटिंग दोस्तों कब होएगी? देखो 88 के अंदर, है ना। थर्ड मीटिंग कब हुई है दोस्तों? तो ये हुई है आपकी 2008 के अंदर। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, फर्स्ट जो मिन्नोब्रुक हुई थी इसके अंदर फाइनल कर दिया गया था कि अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपमेंट करने के लिए, इसमें विकास करने के लिए हर 20 साल के बाद क्या करेंगे? एक मीटिंग करेंगे जिसका नाम क्या रहेगा? मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस। तो स्टार्ट कब हुई? 68 से, और हर साल क्या होगी ये? हर 20 साल के बाद इसको कंडक्ट कराया जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए ये 2008 में होगी, आगे कब होगी, तो आप कहोगे सर ये होगी 2028 के अंदर। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद फादर किसको कहा जाता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? तो फादर कहा जाता है डुग्विट वोल्डो को, डुग्विट वोल्डो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी बुक आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ द टर्बुलेंस, कब हुई थी? 1971 में।
अब इसी चीज को मानने वाले एक और थे, मैरनी फ्रैंक। इसको भी माना जाता है कि ये भी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसने भी अपना योगदान दिया। और इसकी दोस्तों जो बुक है, ये बुक भी आपको ध्यान रखनी है पेपर में, दोनों ही बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुक का क्या नाम है? टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिन्नोब्रुक प्रोस्पेक्टिव। और कब आई थी दोस्तों? तो ये भी कब आई थी? 1971 के अंदर ये बुक आपकी आती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। और दोस्तों यहाँ से 101% एक क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल दिया गया, जिसने लोक प्रशासन को आपका पॉलिटिकल साइंस से अलग किया, वो कौन है? उसके बारे में बात की जा रही है। तो वो कौन थे हमारे? तो आपको ध्यान रखना है, वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन ने सबसे पहले बात की थी क्या? कि हम इसको अलग बनाएंगे सब्जेक्ट। अब दोस्तों देखिएगा, वुड्रो विल्सन के बारे में आपको लिख रखा है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों कहा गया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके जन्म है, मृत्यु है, सारी चीज़ें लिख रखी है। लेकिन इसकी बुक है वो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब लिखी गई? 1887 के अंदर लिखी गई। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में जो डिटेल है वो सुनना ध्यान से। ये चाहता था कि पब्लिक एड क्या है? ये एक विज्ञान है। पहली बात कहता है ये साइंस है। ठीक है दोस्तों, जो पब्लिक एड है क्या है? एक साइंस। दूसरी बात कहता है ये जो पब्लिक एड है ये विषय किसका है? व्यापार का। और बोला इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको अलग से पॉलिटिकल साइंस से अलग करके हमें क्या करना चाहिए? अलग से इसको सब्जेक्ट बनाना चाहिए। तीसरी बात इसने इसी के अंदर कही, क्या कही? कि कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन, बोला बनाना आसान है, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंट की बात आती है ना दोस्तों, तो कहता वो बड़ा मुश्किल है। बोला आप लोग क्या कर रहे हो? पॉलिटिकल साइंस में हम दोनों चीज़ों को पढ़ते थे, तो बोला बन तो रही हैं चीज़ें, लेकिन क्या नहीं हो रही? अप्लाई नहीं हो रही। तो इसीलिए दोस्तों इन पॉइंटों को रखते हुए वुड्रो विल्सन ने क्या कहा था? हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अलग से एक सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और दोस्तों ये बात इसने कही, तो इसीलिए एक थिंकर है पब्लिक एड के अंदर जिसको हम बोलते हैं विलोबी। तो इन्होंने ही क्या कहा था पहली बार इनको? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेरे हिसाब से दोस्तों सारी बात आपको क्लियर है, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा जी ये भी, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आपका हमेशा बनेगा ही बनेगा। ये ऐसे पब्लिक एड आपको पता है बहुत लिमिटेड हमारा सिलेबस है, और यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेगा दोस्तों वो आप कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलपमेंट किसके द्वारा? टेलर के द्वारा। जो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट, सीधी सी बात आपसे कभी भी पूछे साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंधन के फादर कौन है? वो भी कौन है? टेलर। अब इसने इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया था टेलर ने, वो बात आपको इनमें से देख के बतानी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला उच्च परिश्रमिक का प्रोत्साहन, बिल्कुल बताऊंगा डिटेल में क्या चीजें हैं सारी। दूसरी, कार्य प्रणाली का मानवीकरण, बिल्कुल स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए किसका? वर्क का। टीम की इन्होंने कोई बात नहीं की, टीम भावना की कोई बात नहीं की, क्योंकि टीम के हिसाब से काम नहीं करते दोस्तों, ये व्यक्ति के हिसाब से काम करते हैं। कामकाजी परिस्थितियों का क्या करना है? मानकीकरण करना है। तो बिल्कुल है, ये बात भी ठीक है। तो दोस्तों आपका 3 कटेगा, बाकी सही है। तो 3 इसमें भी ये नहीं होगा, 3 ये भी नहीं होगा, 3 इसमें ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा बन गया दोस्तों? आपका बी। अब दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ये है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए। पहले सिर्फ इसी तरीके से नॉर्मल काम होता था चीज़ों को लेके, लेकिन टेलर ने ये चीज़ बताई कि बोला हमें क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेके हमें काम करना पड़ेगा।
वो क्या है? तो इसके अंदर इसने ये कहा कि हमें वो व्यक्ति उठाना है जो जिस काम के अंदर माहिर है, मतलब जो व्यक्ति जिस काम को कर सकता है वो, उसको करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद यदि वो काम अच्छा करता है तो उसकी सैलरी भी अच्छी होगी और उसको उसी हिसाब से क्या मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी। तो ये थी दोस्तों साइंटिफिक थ्योरी, जो किसने दी थी, टेलर ने। अब थोड़ी सी इसके बारे में हम अच्छे से बात हम कर लेते हैं, क्या क्या इंक्लूड है, किस तरीके से चीज़ें थी, वो सारी की सारी। सबसे पहले देखिए फ्रेडरिक टेलर की यदि हम बात करें तो कब से कब का टाइम पीरियड रहा, 20 मार्च 1856 से लेके 21 मार्च 1915 तक का इसका टाइम पीरियड रहा दोस्तों। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये थ्योरी आई थी दोस्तों, किसके लिए आई थी, तो ये थ्योरी आपकी आई थी दोस्तों इंडस्ट्रियल के लिए। इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्रियों के लिए थ्योरी लाई गई थी। उसके बाद इसने इम्प्लीमेंट ये किस में कर दी थी दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कर दी थी। अब दोस्तों इसने क्या क्या इसके मेन पॉइंट रखे, देखिए दोस्तों यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्या कहा इसने, साइंस नॉट रूल ऑफ ए थंब, कि साइंस है वो रूल ऑफ थंब नहीं है, जगह के हिसाब से हमें चीज़ें करनी है। नेक्स्ट है साइंटिफिकली ट्रेन एम्प्लॉय, मतलब हमें वैज्ञानिक तरीके से क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इंश्योर मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग आर यूज्ड, हमें अच्छे वर्किंग के वे हैं, रास्ते हैं, एफिशिएंट वे है वो हमें चूज करने होंगे। डिवाइड वर्क बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, काम को एक दूसरे में बांटना होगा। और पे बेस्ड ऑन रिजल्ट, जैसा रिजल्ट होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, पे करेंगे। तो दोस्तों यही क्या थी इनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट चीज देखें तो इसने 2 बुकें लिखी दोस्तों, 2 एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो जो इसने किए थे। एक तो था क्या दोस्तों, सोप मैनेजमेंट, और दूसरा क्या था, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। ये पेपर में दोनों चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों, ये दोनों की दोनों बुक भी हैं और ये दोनों के दोनों इसके क्या है, एक्सपेरिमेंट भी हैं। तो बात क्लियर हुई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हैं और मज़ा आ रहा है तो दोस्तों लाइक करना और शेयर जरूर करना चीज़ों को। नेक्स्ट, अब देखिए इसकी सारी चीज़ें मैंने अलग से भी लिख दी है, टेलर ने जो दी है क्या क्या है, सच्चे प्रबंधन एवं कार्यों का विकास करना, ठीक है, डेवलपिंग ऑफ द ट्रू मैनेजमेंट एंड वर्क ऑफ साइंस, सिलेक्शन ऑफ वर्कर ऑन द साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक बेसिस पे हम क्या करेंगे, वर्करों का चयन करेंगे और उनको उसी तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, ट्रेनिंग भी देंगे। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, ट्रेनिंग दी जाएगी उनको। नेक्स्ट, हिज साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, उनको शिक्षा भी दी जाएगी और विकास भी किया जाएगा। फ्रेंडली कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, वर्कर्स और प्रबंधक के बीच में कैसा होगा, मैत्रीपूर्ण संबंध हमारे रहेंगे। बात क्लियर दोस्तों, आगे बढ़िए। अब चीज़ मेरे हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से कोई क्वेश्चन आता है तो आप कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने, जो पब्लिक एड के अंदर है वो 14 नियम दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये किसने दिए, हेनरी फिनोल ने। अब क्या मामला है ये सारा का सारा, आइए आपको बहुत अच्छे से आपके लिए चीज़ें हैं वो सिलेक्ट की है मैंने। 14 प्रिंसिपल दिए इसने मैनेजमेंट के, वो 14 प्रिंसिपल अब आपको ये ध्यान रखने हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, काम का हम बंटवारा करेंगे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट डिसिप्लिन होगा, यूनिटी ऑफ कमांड होगी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी, सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज को साथ में रखा जाएगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे। स्केल चेन होगी यहाँ पे, ऑर्डर दिए जाएंगे, इक्वेलिटी की बात की जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनैलिटी की बात की जाएगी, इनिटेटिव होंगे और एक्सपर्ट डी क्रॉप्स होंगे। तो दोस्तों ये 14 प्रिंसिपल दिए थे किसने, पब्लिक मैनेजमेंट के लिए हेनरी फिनोल ने। और इनमें से दोस्तों आपसे 14 में से कोई भी 2-4 दे के पूछ भी सकता है कि इनमें से कौन कौन से है और कौन से नहीं है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और दोस्तों जो नाम दे रखा है उसी के हिसाब से आपको सिंबल भी मिलेंगे। जैसे वर्क डिवीजन है तो देखो साफ साफ नजर आ रहा है ना। अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो देखो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ दिखा रखा है आपको।
डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन देखो सबके अंदर कोऑपरेशन दिखाया है। यूनिटी ऑफ कमांड है तो सबको एक साथ दिखाया गया है। तो दोस्तों बस ये बात ध्यान रखनी है, एक बार इनको अच्छे से 1-2 बार पढ़ोगे तो चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, अब बात आती है कि घरेलू कामकाज संभालने का कार्य सहायक कार्य किसने कहा, किसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किसने कहा कि ये तो क्या है, घरेलू कामकाज संभालने का है। तो वी.एफ. विलोबी व्यक्ति है जिसने ये बात कही थी दोस्तों। ये फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो पोस्ट कोरब है ये किसके द्वारा दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा जी ये, ठीक है। अब दिया किसने दोस्तों, लूथर गुलिक। किसने दिया, लूथर गुलिक। और एक और नाम आता है दोस्तों उर्विक, उर्विक, लूथर गुलिक एंड उर्विक दोनों ने दिया दोस्तों। अब ये है क्या, चलिए बढ़ते हैं इसकी ओर। लेकिन मेन नाम लिया जाता है किसका है, लूथर गुलिक का। लेकिन कई बार दोनों भी आ जाते हैं तो ध्यान रखना है लूथर गुलिक एंड उर्विक। तो देखो लूथर गुलिक इज द मेन एक्सपोनेंट अकॉर्डिंग टू हिम टू स्कोप ऑफ नैरो एंड लिमिटेड इट इज रिगार्डेड टू पोस्ट कोरब। पोस्ट कोरब का मतलब क्या है, इसमें फंक्शन दिए गए हैं किसके, मैनेजमेंट के। किसने दिए, लूथर गुलिक ने। और कौन है, उर्विक। क्या क्या दिए दोस्तों, देखो पोस्ट कोरब का मतलब, पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होगी, सी का एस का मतलब स्टफिंग, डी का मतलब स्टाफिंग है, सॉरी स्टफिंग नहीं स्टाफिंग। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट है रिपोर्टिंग और नेक्स्ट है दोस्तों बजटिंग। तो ये कंप्लीट इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन फुल फॉर्म आपसे बहुत रेयर चांस से पूछे जाते हैं। एक बार आई है प्रीवियस ईयर के अंदर, करवाऊंगा मैं आपको जब आएगी आगे। लेकिन आपसे पूछा जाता है पोस्ट कोर्ब किसने दिया, तो लूथर गुलिक ने दिया और दूसरा कौन था, उर्विक। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई बात। ये फुल फॉर्म क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है सॉरी, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग है एंड बजटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर आपको एग्जाम में मिलेगा और इस बार भी दे रखा था पंचायती राज से। स्थानीय शासन सुधार में निम्नलिखित में से कालक्रम के अंदर सही बनाएं। तो दोस्तों देखो, हो सकता है इन दोनों के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है एग्जाम के अंदर। सुनना बात ध्यान से, कैसे एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन हैंडल करने हैं। अब इन दोनों के बारे में हमें नहीं पता कौन सा क्या था, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बारे में आपने पक्का पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पंचायती राज को लेके ये कमेटियाँ आई थी। तो बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहली कमेटी कौन सी थी, तो दोस्तों ये बलवंत राय मेहता कमेटी है। ये थोड़ा ठीक नहीं है, बलवंत राय मेहता कमेटी। और दूसरी क्या है दोस्तों, अशोक मेहता। तो हमें पता है 1957 के अंदर आती है कौन सी, बलवंत राय, और 1977 के अंदर आती है कौन सी, आपकी अशोक मेहता। तो दोस्तों देखो, हमें पता है 4 के बाद 3 आएगा, 4 के बाद 3 ये रहा, मतलब ये है। इसमें 4 के बाद 3 नहीं है, इसमें 4 के बाद 3 है। लेकिन हमें पता है लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन तो पहले ही आ चुके थे, ये तो आज़ाद भारत की बात है ना। तो ये भी नहीं होगा, और शुरू में ये आए थे ऐसा भी नहीं है। तो हमें साफ साफ पता लग गया आंसर ये है। लेकिन फिर भी हम दोस्तों इसके बारे में डिटेल देखते हैं और बड़े ध्यान से देखिएगा। आते हैं डिटेल पे, देखिएगा लोकल गवर्नेंस की यदि हम बात करें, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, तो सबसे पहले जो लेके आने वाला व्यक्ति था 1870 के अंदर, लॉर्ड मेयो, जिसने टाउन बेस्ड लोकल बॉडीज है उसको स्टार्ट किया था। और 1687 के अंदर मद्रास में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी स्टार्ट की थी। और एक चीज़ और भी ध्यान है आपको मेरे हिसाब से होगी, कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी मेयर बने थे, याद हो तो आपको, है ना। कब, 1924 से लेके 26 तक, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इन्होंने क्या की थी, कांग्रेस ज्वाइन की थी। इसके बाद 1882 में देखना दोस्तों, किसने बात की इंडिया के अंदर, लॉर्ड रिपन ने। और इसको तो क्या कहा जाता है, ये तो फादर ऑफ, लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों। तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया हमारे पास, लॉर्ड रिपन। पहले पे कौन आया दोस्तों, लॉर्ड मेयो।
अब दोस्तों सारी कमेटी आपको यहाँ नजर आएगी, देखना। बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई? 1957 में आई दोस्तों। इसने 3 टायर की बात की। अशोक मेहता कमेटी की बात करूं तो 1977 में आई, और दोस्तों इसने 2 टायर की बात की। ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और है, देखना, मैंने कल ही क्वेश्चन डाल रखा था कि इनमें से किस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहने की बात की, बनाने की बात की, तो बच्चों ने क्या कर रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी लगा रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखोगे, क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, तो उसमें सबने क्या कर रखा है? बलवंत राय मेहता, जो गलत है। क्योंकि देखो ये रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन की बात किसने की थी? इसने। और सीट ऑफ रिजर्व किसकी होनी चाहिए? एससी और एसटी की बात किसने की? अशोक मेहता ने की थी। तो दोस्तों पहली कौन सी? बलवंत राय। दूसरी कौन? अशोक मेहता। तीसरी GVK राव 1985 के अंदर रेगुलर इलेक्शन की बात की दोस्तों इसने। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसने 4 टायर की बात की थी इसके अंदर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आपके पास है LM सिंघवी कमेटी 1986 की। इसमें क्या कहा गया? रेगुलर इलेक्शन करवाने और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, इस्टेब्लिश ऑफ न्याय पंचायत होनी चाहिए, और इनके लिए कोई ना कोई फाइनेंशियल चीज़ों का भी सिस्टम हमें बनाना चाहिए। इसके बाद आई दोस्तों थुंगन कमेटी 1988 के अंदर, और इसके बाद आई गेटगिल कमेटी 1988 के अंदर। तो दोस्तों ये कमेटी पेपर में बहुत बार आपसे मैच करवानी पूछी जाती है, बहुत बार। तो बस आपको ये चीज़ें बड़े अच्छे से अब देख लेनी है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, और आगे भी आने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से पढ़िए। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप बेसिक भी लगाओगे तो भी हो जाएगा। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कि केवल संगठन के प्रमुख ही सभी सदस्यों की रिपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों देखो, जो संगठन है उसमें प्रमुख को ही, सदस्य को क्या करना चाहिए? रिपोर्ट। तो यदि कोई संगठन है वो रिपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों किस चीज़ का? एक यूनिटी की ओर इशारा करते हैं, तो आदेश की एकता की बात करते हैं। सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, हायरार्की आपको यहाँ देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी, प्रतिनिधि मंडल आपको यहाँ बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी संगठन है तो उसमें आपको क्या मिलेगी? यूनिटी मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आदेश की एकता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, एग्जामिनर यहाँ से हट ही नहीं सकता। देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये बुक है दोस्तों आपकी किसकी? हर्बर्ट साइमन की। हर्बर्ट साइमन, इन्होंने एक थ्योरी दी है, जिस थ्योरी का नाम है डिसीजन मेकिंग। ठीक है दोस्तों, अब डिसीजन मेकिंग की थ्योरी इन्होंने दी है। इन्होंने साफ साफ कहा है डिसीजन क्या होता है। समझ लो थोड़ी सी बात, फिर स्लाइड पे चलता हूँ आगे। डिसीजन बराबर क्या होता है? तो इसने साफ साफ बात कही है, वैल्यू प्लस फैक्ट। कहता है जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, तो वो क्या हो जाता है? एक डिसीजन। और हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन लेता है, और इसने बेस मानना डिसीजन को, किन चीज़ों को? वैल्यू और फैक्ट को। क्या वैल्यू होते हैं, क्या फैक्ट होते हैं, इनको हम एक बार समझते हैं। जैसे एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि हमें ये जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं, इसमें बहुत नुकसान होता है। ये क्या है? इसकी वैल्यू। ठीक है। और कहता है हमें इसको क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। ये क्या है? एक फैक्ट। और जब ये दोनों चीजें होकर इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? हम एक डिसीजन। तो मेरे हिसाब से बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपके ऊपर ही लेके चलता हूं इस बात को। आप सबसे पहले दिमाग में आए कि मेरे को प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है तो आपने देखा कि हमारे पास क्या होना चाहिए? नेट होना चाहिए, नेट या जेआरएफ। तो दोस्तों सबसे पहली बात आई आपके दिमाग में ये, तो ये क्या है? एक वैल्यू है। उसके बाद आपने सर्च की एकेडमी, आप पहुंच गए कहाँ पे? एकेडमी पे। ये क्या है? उसका फैक्ट। फैक्ट है ना। अब जब आप नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर लग गए, या फिर नेट आपका क्वालिफाई हो गया, तो ये आपने क्या लिया? या फिर आप ये भी कह सकते हो एकेडमी में आके एडमिशन लेके आपने तैयारी शुरू कर दी, तो दोस्तों ये भी क्या है? आपका एक डिसीजन है। फिर से देखिएगा, आपके दिमाग में आया मेरे को नेट करना है, ठीक है जी, ये क्या है? वैल्यू।
फैक्ट की बात क्या, आपने एकेडमी कोई भी सर्च करके ढूंढ लिया और उस एकेडमी में आना शुरू कर दिया तो वो क्या आपका डिसीजन है। तो बस यही है डिसीजन मेकिंग। दी किसने है दोस्तों, बस ध्यान रखना है। देखिएगा बहुत अच्छे से चीज़ें आपके सामने आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, यही बुक है इनकी दोस्तों, यही बिल्कुल सेम ऐसे ही कलर में आपको मिलेगी। हर्बर्ट साइमन की बुक है, ये हर्बर्ट साइमन है जी, आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। ठीक है, इनकी बस सीधी सी बात है, इसके अंदर सारी वही बातें लिख रखी हैं जो मैंने आपको बताई है। बस ध्यान रखनी है बुक कब आई थी, तो 1947 के अंदर ये बुक आई थी दोस्तों। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे चीज़ें समझाई है सारी की सारी वही हैं, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ भी बहुत काम की चीज़ है यदि आप चीज़ों को बड़े ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार, अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, एक तो एग्जाम का क्वेश्चन है और ऊपर से ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है किसी ना किसी रूप में। दोस्तों क्या कहा गया है, किसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो आपका और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस किया है, दोनों के अंदर डिफरेंस करके बताया है। तो दोस्तों वो कौन है, पॉल एच एपलबी। किया तो दोस्तों कईयों ने है, लेकिन जो मेन जो क्रेडिट जाता है, जिसने बहुत अच्छे से किया, वो कौन है, पॉल एच एपलबी। क्लियर है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं अब हम डिटेल में। तो कौन कौन से थिंकर यहाँ काउंट होते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ आप देखोगे तो चीज़ें सारी क्लियर आपकी हो जाएंगी। एक तो पॉल एम्पिलबी है, एक हर्बर्ट साइमन है, जो भी हमने नाम पढ़ा वो भी इसका समर्थन करते हैं, एक है सिर जोसा स्टम्प। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने हैं। और जो हेनरी फिनोल है, ये इधर दे रखा है, जिसने 14 प्रिंसिपल दिए थे दोस्तों, ये इसको नकारता है। ठीक है, अब क्या क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट में। तो पब्लिक में देखिए आप सर्विस डिलीवरी करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, प्रॉफिट और मोटिवेशन के लिए। यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस होती है, यहाँ क्या होती है, बिजनेस एक्टिविटी होती है। यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, लेस्टिक अप्रोच होती है, यहाँ किसके लिए होती है, प्रॉफिट के लिए। यहाँ ब्यूरोक्रेसी होती है, यहाँ पे क्या होती है, जो मेन हेड काम करते हैं वहाँ। यहाँ पे क्या होता है, इनफिशिएंट होता है, इसमें एफिशिएंट होते हैं, ये इनएफिशिएंट होते हैं दोस्तों ये, क्योंकि कैसे किया जाता है, वैसे भाई भतीजावाद चलता है, जैसे कि आप पढ़ोगे आगे। नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर नो कंपटीशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, फ्री कंपटीशन होता है। ये क्या है, सोशल वेलफेयर गोल के लिए काम करते हैं, और ये किसके लिए करते हैं, इंडिविजुअल के लिए। तो बस ये बात ध्यान करनी है, ये तो काम किसके लिए करते हैं दोस्तों, पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए, है ना। और ये काम किसके लिए करते हैं, कंपनी के जो सीए है, कंपनी के जो मालिक है, मालिक कह सकते हो आप, उनके लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर हैं चीज़ें जितनी मैं सोच के चल रहा हूँ। अच्छा लग रहा है तो बस शेयर करिए धड़ाधड़। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर है। हमारे यहाँ तक 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। बस आप बड़ी शिद्दत से इसको 2 बार देखिएगा, चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। वीक में आपके पास 2 या 3 वीडियो आपको ज़रूर मिलती रहेंगी, बस इनको देखते रहिएगा, बार बार रिपीट करते रहिएगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द। बाय बाय एंड टेक केयर। और अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।